नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करते हैं 8वें लोकसभा चुनावों की। 8वां लोकसभा चुनाव ऐसा चुनाव न भूतो न भविष्यति, ऐसा चुनाव जिसमें चुनाव के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक किसी भी लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला और आगे भी मिलने की बहुत कोई संभावना अभी नहीं दिखती। जिस तरह से मोदी जी ने पिछले चुनावों में नारा दिया था 400 पार, लेकिन उनकी खुद की पार्टी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई अपने दम पर। लेकिन ऐसा हो गया था कब? 1984 में। 1984 में जब चुनाव हुए थे तो चुनाव किन हालातों में हुए थे उनकी चर्चा तो मैं आगे करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये चुनाव लड़ा गया था राजीव गांधी के चेहरे पर। और राजीव गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र थे। और बड़े पुत्र एकदम से वो ऐसे प्रधानमंत्री थे। दो तीन क्वेश्चन उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो उनके बारे में कहा जाता है सबसे युवा प्रधानमंत्री, 40 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात ये थी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो सरकार में और न ही किसी प्रशासन में किसी भी पद पर काम नहीं कर चुके थे। वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद पर आए और उन्होंने इंदिरा गांधी की जो विरासत थी उसको संभाला। उससे पहले आप देख सकते हो कि इन चुनावों में 404 सीटें मिली। बाद में कुछ सीटों में और कांग्रेस जीती और लगभग 414 415 ऐसी कुछ सीटें उस चुनावों में कांग्रेस को मिली, जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, जिसको कांग्रेस आई के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन चुनावों की पूरे घटनाक्रम की। तो आप एक बार इन चुनावों के पूरे घटनाक्रम को समझोगे तो वहाँ से एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना भारतीय राजनीति में हुई वो इंदिरा गांधी की हत्या की हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जो कि इमरजेंसी भी लगाई, लोगों ने उन्हें पसंद भी नहीं किया भारत की जनता ने, और फिर बाद में भी उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया। तो उनके लिए कहा जा सकता है कि दिल की दुश्मनी बहुत गहरी है जान से, एक उम्र गुजरी है लड़ते लड़ते ईमान से, और इस देश की खाक में मिटा देना मुझे, पर मर के भी रिश्ता न टूटे हिंदुस्तान से। ये कुछ इंदिरा गांधी के लिए कहा जा सकता है। और बाद में कुछ चीज़ें ऐसी प्रसारित भी हुई उन्हीं हत्या के बाद कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे जिस्म का एक एक खून का कतरा मेरे देश के काम आएगा। और कहीं ना कहीं हम ये, और जब मैं पूरा का घटनाक्रम उनके बारे में बताऊंगा तो आप भी ये महसूस करेंगे कि वो एक ऐसी लेडीज तो थी कि उसने देश के बंटवारे की खातिर या देश के टुकड़े ना हो जाए उसकी खातिर अपनी शहादत को स्वीकार किया, लेकिन देश का स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। उसी तरह की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपने देखा था 1980 का चुनाव। 1980 के चुनाव में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जीती थी भारी बहुमत से, 350 प्लस उनकी सीट आई थी। लेकिन वो चुनाव हुआ था जनवरी 1980 में। मैं वहीं से एक घटनाक्रम आपको लेके चलता हूँ। तो जनवरी 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती और उन्होंने सरकार बनाई तो उनके, आपको पता होगा इमरजेंसी में मैंने बात की थी, उनके एक छोटे पुत्र थे संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे। और कहा जाता था कि इंदिरा गांधी संजय गांधी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही है, और काफ़ी वो सरकार में सक्रिय भी रहते थे, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जून 1980 में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होती है। वहाँ से इंदिरा गांधी को एक झटका लगता है, और वो झटका फिर आगे इतना बढ़ता चला जाता है कि आप देखो कि उस इमरजेंसी में बात कर लेते हैं। इमरजेंसी में संजय गांधी ने क्या किया था कि पंजाब का जो चुनाव का प्रभारी थे वो संजय गांधी थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक विवाद था जल बंटवारे का लेके। सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी और हमारी सतलज नदी, उसकी सहायक नदियां हैं, उनके जल को लेके बंटवारे का विवाद था। और विवाद के लिए हुआ क्या कि केंद्र सरकार ने एक निर्णय निकाल दिया। हालांकि ये विवाद जो होता है पानी का, आप देखो कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र ऐसा केस है
जल के बंटवारे का जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई नहीं की जा सकती। उसके लिए हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, अनुच्छेद 262। तो 262 के अनुसार जो जल का बंटवारा होगा, वो जितनी भी उसमें पार्टी शामिल है वो सब मिलके एक ट्रिब्यूनल प्राधिकरण बनाएंगी और वो प्राधिकरण फैसला करेगा कि जल का बंटवारा किस तरह से होता है। क्योंकि जो भारत का जो दल है वो लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इस वजह से उसका जो बंटवारा है वो कोर्ट में नहीं हो सकता। इस वजह से ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस बंटवारे में क्या हुआ इमरजेंसी के ज़माने में कि इंदिरा गांधी की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करने के साथ साथ उन्होंने बिना पंजाब की सहमति के आपका सिंधु और सतलज नदी की जो पानी था उसको बांट दिया गया। तो उसमें ये देखा गया पंजाब में कि जो फैसला है जो केंद्र सरकार ने दिया है पानी का, वो पंजाब के पक्ष में कम है और हरियाणा और राजस्थान के पक्ष में ज़्यादा है। आप देखो कि राजस्थान के थार में इंदिरा गांधी नहर बहती है, तो वो नहर जब ही बनी थी उसी ज़माने में, बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया, वो आप देखते हो। तो वहाँ से पंजाब के साथ एक डिस्प्यूट पैदा हुआ। पंजाब ने जो भारतीय सरकार पर जो विश्वास है वो कम होने लग गया कि भारत पंजाब के सरकार है वो पंजाब के पक्ष में नहीं है। तो हुआ ये कि उसी टाइम पे आप देखोगे कि 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। जब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। अब पाकिस्तान एक खुंस में बैठा था कि क्यों ना खालिस्तान के एक उन्होंने मुद्दा बनाया कि जो पंजाबी हैं उन्हें अपना एक अलग देश बनाना चाहिए खालिस्तान, और पाकिस्तान उसको बिना किसी शर्त के उनको समर्थन कर रहा था खालिस्तानियों को कि आप देश की मांग कीजिए और हम तुम्हारे साथ हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि जब पाकिस्तान के 2 टूक हो सकते हैं तो भारत से भी एक नया देश बन जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा इंदिरा गांधी ने होने नहीं दिया। हुआ ये कि वहाँ के पंजाब के एक धार्मिक नेता थे भिंडरवाले, मैं उनकी बात आपसे करने वाला हूँ। तो भिंडरवाले की जो बात करेंगे, जनरल सिंह भिंडरवाले एक धार्मिक गुरु के रूप में थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने उसी 1980 के चुनावों में पंजाब में उनका समर्थन लिया था और उन्हें अपने मंच पर भी बैठाया था, और बैठाने के बाद उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया भिंडरवाले ने, और 1980 में वहाँ कांग्रेस सरकार भी बनी पंजाब में। लेकिन हुआ क्या कि सरकार बनने के बाद जब ये वाले मुद्दे वहाँ पे पैदा हुए, आपने को पता होगा कि 1920 में एक सिख धर्म के ऊपर एक पार्टी बनी थी, शिरोमणि अकाली दल, 1920 में। ये उसी टाइम की बात है, स्वतंत्रता की बात है। आप देखोगे कि उसी टाइम पे आरएसएस की स्थापना हुई, हिंदू महासभा की स्थापना हुई और इधर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो उस टाइम पे कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने में भी 1920 और उस टाइम पे कुछ ऐसे फ्लो चला था कि लोगों में इस बात की होड़ मची थी कि धर्म के आधार पर पार्टियां बने और अपने अपने धर्म के लिए अपना अपना देश बनाएं। जैसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, तो उसी तरह से जब ये पार्टी, सिखों ने एक पार्टी बनाई थी 1920 में, तो ये अपनी तरीके से पंजाब में राजनीति कर रही थी। भिंडरवाले ने 1980 के चुनाव, मैंने बताया, इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया, इंदिरा गांधी की सरकार बनी। लेकिन वहाँ पर कुछ भाषा और इन मुद्दों के लिए, जो पंजाब पानी के बंटवारे, इन चीज़ों के लिए जो नाराज था, उसके आधार पर क्या हुआ, वो भारत सरकार से थोड़े नाराज होने लगे। दूसरी बात मैंने बताई थी कि एक जगजीत सिंह चौहान नेता थे, वो कहाँ रह रहे थे, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। वहाँ पे बैठ के वो समाचार पत्रों में ये इंटरव्यू दे रहे थे कि खालिस्तान की ज़रूरत है, हम खालिस्तान बनाएंगे, खालिस्तान होना चाहिए। तो उससे प्रभावित हुए और उन्होंने पंजाब में एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो हिंदू विरोधी, अब वहाँ पे ये चीज़ होने लगी 1981 और 82 के लगभग, कि वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट बनाया जाने लगा। एक हिंदू नेता थे, पंजाब केसरी के पत्रकार थे, उनको वहाँ पे उनकी हत्या हो गई। स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर एक आईपीएस को मारा गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती गई। सरकार ने उसकी जांच कराई गई और जांच में सब में ये पाया गया कि उन सब हत्याओं में जो हाथ था वो भिंडरवाले के लोगों का हाथ था।
दिल्ली में भी दो तीन मर्डर हुए, उनमें भी भिंडरवाले का हाथ पाया गया। अब इंदिरा गांधी यहाँ तक 82 तक या 83 तक ये समझ चुकी थी कि भिंडरवाले को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये देश के लिए खतरा हो सकता है। तो भिंडरवाले को जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो भिंडरवाले ने सीधे सीधे सरकार से कोई भी सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया और सरकार के साथ कोई भी बात करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और भिंडरवाले चले गए कहाँ पर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, जहाँ पर अकाल तख्त है, सिखों का एक पवित्र स्थान है। तो वहाँ पे भिंडरवाले ने अपना ठिकाना बना लिया और वहाँ से सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ने की वो घोषणा करते हैं। उसके लिए क्या होता है फिर कि यहाँ पे भिंडरवाले का समर्पण कराने के लिए सरकार इंदिरा गांधी ने वहाँ पे सेना लगा दी और सेना ने वहाँ पे चलाया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका नाम आपने सुना होगा और एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पे चला? अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर था उस पर चलाया गया। अब ये देखिए, हालांकि इंदिरा गांधी ने इस बात की हिदायत दी थी सरकार को कि जो अकाल तख्त है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो सिखों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और धार्मिक मामलों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना। जो हमारा काम है वो भिंडरवाला जो लोगों को भड़का रहा है उसको पकड़ना है, आपको सिर्फ भिंडरवाले में काम करना है। तो अकाल तख्त को छेड़ने के लिए मना किया गया था सरकार की तरफ से सेना को। लेकिन आपको यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि भारत में जो भारतीय न्यायपालिका है उसका जो सिद्धांत है काम करने का, न्यायपालिका भारतीय ये कहती है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय न्यायपालिका का सिद्धांत है। लेकिन सेना का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। सेना ये कहती है कि चाहे दोषी मरे या निर्दोष मरे या न मरे, हम उस चीज़ को नहीं देखते, लेकिन हम क्रिमिनल को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अगर वो ये कहते हैं कि कोई निर्दोष 2-4 मारे भी जाएं तब भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्रिमिनल को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। तो ये सेना का सिद्धांत है। तो जब वहाँ पे इतनी गोलियाँ चल रही हैं, सारे शहीद हुए सैनिक भी लगभग 50+, तो जब वो शहीद हो रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो अकाल तख्त पे भी थोड़ी बहुत आंच आई। दूसरी बात ये हुई कि इस ऑपरेशन के तुरंत बाद सरकार ने स्वर्ण मंदिर को खोल दिया जनता के लिए, और जो वहाँ पे सिख समुदाय जो थे वो उस अकाल तख्त के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा और उन्होंने ये माना कि अकाल तख्त को नुकसान पहुँचाया गया। अब अकाल तख्त को नुकसान पहुँचा गया तो उसके लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा सिख समुदाय खड़ा हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब खड़ा हो गया तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की ही जो 2 सिख जो बॉडीगार्ड थे उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, बेअंत सिंह और सरवंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी। उसके लिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनको भी पहले प्रणाम किया था। जब वो एकदम से मिले तो उनको प्रणाम किया था, फिर उनमें से एक ने कहा कि आप देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, और फिर गोली चलाई और लगभग 33 या 35 ऐसी गोलियां इंदिरा गांधी को उन दोनों लोगों ने चलाई और इस तरह से इंदिरा गांधी को पूरी तरह से ज़मीन में जद्दोजहद कर दिया। अब बात ये थी कि यहाँ पे आप ये देखने वाली बात ये थी कि आप ये कह सकते हो कि भारत जो सरकार है उसके पास गुप्तचर विभाग होता है, रॉ होता है, आईबी होती है। तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को भारतीय आईबी और रॉ ने इस बात के इनपुट दिए थे कि आपको अपनी सुरक्षा में से सिख जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत पड़ेगी, इंदिरा गांधी को ये इनपुट मिलने के बाद भी उन्होंने सिख बॉडीगार्ड, सिख सुरक्षाकर्मियों को अपनी सुरक्षा से नहीं हटाया और उन्होंने इससे ये कहा कि देश में ये मैसेज चला जाएगा कि भारत सरकार सिख समुदाय पर भरोसा नहीं करती, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से बात हुई और इस तरह से 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हीं के बॉडीगार्ड, उनमें से एक बॉडीगार्ड को सुरक्षाकर्मियों ने वहीं पे मार दिया और एक बॉडीगार्ड ने हाथ उठा दिया और उन्होंने इंदिरा गांधी को मारने के बाद जैसे कहा कि हमने जो करना था हमने जो कर लिया, अब तुम हमारे साथ चाहे कुछ भी करो। बाद में एक बॉडीगार्ड को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।
इस तरह से आप देखते हैं तो इतनी सारी घटनाओं के साथ साथ यहाँ पे जब होता है ये 8वां लोकसभा चुनाव होता है और इस लोकसभा चुनावों में दो चीज़ हो गई। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई कि आज तक किसी पार्टी की नहीं हुई। नेहरू जी भी इतनी बड़ी जीत कहीं पे भी नहीं ले पाए, चाहे वो उन्होंने 1952 से ही चुनाव लड़े। किसी भी पार्टी ने अभी तक, कितनी भी नेता को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला। दूसरी बात ये मैंने आपको बता दी कि जो राजीव गांधी से सबसे युवा प्रधानमंत्री बने 40 साल की उम्र में, और वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने, उससे पहले सरकार में काम करने का उनके पास कोई भी अनुभव नहीं था। तीसरी बात ये थी कि इस चुनावों में टीडीपी, आज भी आप देखते हो चंद्रबाबू नायडू आज भी भारत सरकार में शामिल है, एनडीए के एक मुख्य पार्ट है। तो यही टीडीपी इन वाले चुनावों में 84 वाले चुनावों में सबसे ज़्यादा 30 सीट लाई थी, और ये भारत की पहली क्षेत्रीय ऐसी पार्टी है जिसने लोकसभा में विपक्ष का रोल निभाया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है। और तीसरी बात कर लेते हैं हम बीजेपी की। बीजेपी का ये फर्स्ट चुनाव था। 2 सीट आई बीजेपी की। मैंने आपको पिछली बताया था कि अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की स्थापना की, और उन्होंने पहला चुनाव 84 में लड़ा, और 84 में बीजेपी की मात्र 2 सीट आई। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी भी इन चुनावों में हार गए। उनकी 2 सीट, एक गुजरात से आई और एक आंध्र प्रदेश से आई। दूसरी बात, इन चुनावों की रिजल्ट को देखने के बाद जो उस जमाने के बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, आज भी है, लाल कृष्ण आडवाणी ने, उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये शोकसभा चुनाव है। तो इस तरह से मैंने इनकी बात कर दी, और अगले चुनावों की बात करेंगे, राजीव गांधी सरकार किस तरह से चलती है, और फिर किस तरह से राजीव गांधी की भी एक आतंकवादी घटना में उनकी भी मृत्यु होती है। तो वो सब चीज़ें अगले चुनावों में देखते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत।